This is video number 1 of a new chapter, Laws of Motion. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, कई लोग इसको शॉर्टकट में लिखते हैं LLM, NLM, लॉज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, मैंने लॉज ऑफ मोशन लिखा है, वीडियो नंबर 1. और हम आज डिस्कस करने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस, व्हाट इज अ फोर्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस. देखो, पहली बात अगर करें तो फोर्स होती क्या है, व्हाट इज अ फोर्स. बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है इस चीज़ को लेके, इसलिए बड़े अच्छे से सीखना है इस चीज़ को. फोर्स की डेफिनेशन एक्चुअली हमें दी थी न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने. न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने हमें एक्चुअली बताया कि फोर्स क्या चीज़ है. इसलिए फोर्स को अंडरस्टैंड करना हो तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, मैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे अभी नहीं आ रहा हूँ, मैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ को आपको सेपरेट पढ़ाऊंगा, सेकंड लॉ सेपरेट पढ़ाऊंगा. अभी मैं आपको सिर्फ फोर्स के बारे में बता रहा हूँ. अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी एक्सेलरेशन की. दीज थिंग्स आर वेरी मच रिलेटेड विद ईच अदर, वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब जहां पे वेलोसिटी चेंज होगी वहां पे एक्सेलरेशन होगी. फिर अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है तो रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ समझना है कि एक्सेलरेशन क्या है तो आपने बोलना है जहां पे वेलोसिटी चेंज करेगी वहां पे एक्सेलरेशन होगी. और फिर मैंने आपको बताया था वेलोसिटी जो है उसके अंदर दोनों कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर डायरेक्शन भी है, उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है. उसका डायरेक्शन भी है, उसकी मैग्नीट्यूड भी है. इसलिए वेलोसिटी को चेंज करने के तरीके भी दो हुए, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या तो डायरेक्शन चेंज कर दो, या दोनों चेंज कर दो. इसलिए फोर्स क्या है, विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, मतलब जब भी आपको एक्सेलरेशन होगी तो एक्सेलरेशन किसने की, फोर्स. वो ऐसी क्या चीज है जो काइनेमेटिक्स में मैंने आपको पहले ही बताया था, वहां पे हम बोलते हैं वेलोसिटी u से v हो गई, एक्सेलरेशन कितनी है ये कैलकुलेट करो. बट ये u से v हुई कैसी, एक्सेलरेशन लाई कहाँ से, वो किसने लाई, हम बात नहीं करते काइनेमेटिक्स में. लेकिन अब इस चैप्टर के अंदर हम कॉज को लेके भी बात करेंगे. वो कॉज कौन है, दैट कॉज इज अ फोर्स. ठीक है, तो फोर्स के बारे में फोर्स बस इतना ही है, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी इतना ही है. वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा कि उसको कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है. अंडरस्टैंड कैसे किया जाता है, याद नहीं, अंडरस्टैंड कैसे किया जाता है, कैसे कैसे न्यूटन ने दुनिया को बताया कि फोर्स क्या चीज़ है, और फिर फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. सेकेंड लॉ में उसने बताया फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं. थर्ड लॉ कुछ अलग है, मैं बाद में बात करूंगा, अभी मैं बात नहीं कर रहा उस चीज़ को लेके. तो फोर्स की बात करूं तो फोर्स क्या है, विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, जिसके कारण एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी का चेंज होना. तो मतलब वेलोसिटी को अगर आप कहीं पे भी चेंज करना चाहते हो, वेलोसिटी को कहीं पे भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, एक बात आ गई. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन. एसआई यूनिट जो है वो क्या है, न्यूटन. सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन्स. और रिलेशन क्या है इसका, सीजीएस, इसका डाइन्स का और न्यूटन का हमने डिराइव किया था, हम याद रख सकते हैं डायरेक्टली. अब 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन्स. इंपॉर्टेंट बात जो अब न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैटर करती है वो मैं आपको बताता हूँ. फोर्स जो है ना, उसके बारे में आपको 3 इंफॉर्मेशंस पता होनी चाहिए जब भी आपको कैलकुलेशन करनी हो, लॉज ऑफ मोशन के साथ डील करना हो. फर्स्ट, मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या पता होनी चाहिए आपको. सेकेंड, डायरेक्शन. थर्ड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. ये क्या मतलब हुआ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, वो 2 बातें तो आपको पता है. वेक्टर क्वांटिटी है तो
ये तो होगा ही। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है जो इस चैप्टर में मैटर नहीं करता, मैं वो भी बताऊंगा आपको क्यों। जैसे ये एक बड़ी सी ब्लॉक है, अगर कोई यहाँ से फोर्स लगाएगा ना, आप खुद एक ऐसे जनरल फीलिंग है ये, हाँ, ये अभी इसका रीज़न हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप जनरल बात बताओ। एक बड़ी ऊंची अलमीरा है ये, ठीक है, गॉडरेज की अलमीरा आती है ना जो और खाली पड़ी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो अगर आपको इसको आगे की तरफ पुश करना है ना, तो आपको नीचे से फोर्स लगानी पड़ेगी। कोई अगर इधर से फोर्स लगाएगा तो ये रोटेशन में आ जाएगी, गिर जाएगी नीचे, उसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन होगी, क्योंकि यहाँ से अटक जाएगी और यहाँ से ये नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो इसलिए अब फोर्स मैंने यहाँ पे भी 10 न्यूटन लगाई, यहाँ पे भी 10 न्यूटन लगाई, डायरेक्शन भी यही है दोनों की, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट था, इसलिए रिजल्ट डिफरेंट आया। तो जो ये वाली बात है ना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की, ये बात आप सब अंडरस्टैंड करोगे मेरे साथ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, ये हम रोटेशनल मोशन में डिस्कस करते हैं, विच इज़ नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर जितनी भी बॉडीज़ हम डिस्कस करेंगे ना, मेजॉरिटी टाइम्स हम उसको एक पॉइंट मास मानेंगे। क्या मानेंगे? पॉइंट मास। हम उसके, इसलिए फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात ही नहीं आती। पॉइंट का क्या मतलब होता है बताओ? पॉइंट का मतलब है जिसके कोई डायमेंशंस नहीं है। इसलिए फोर्स यहाँ लगाई जाए, यहाँ लगाई जाए, इस चैप्टर के लिए वो एक पॉइंट ही है बस। कई बार हम ब्लॉक्स बनाएंगे, कई बार हम ब्लॉक्स बनाएंगे ऐसे, जिस पे कभी फोर्स ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ये तीनों एक ही बात होगी, क्योंकि हम इस ब्लॉक को हम क्या मान के चलने वाले हैं? जस्ट अ पॉइंट। तो इस चैप्टर के लिए एटलीस्ट हम अभी बॉडी के डायमेंशंस पे बात नहीं करते, बॉडी के डायमेंशंस पे बात नहीं करते, प्लीज़ मेक इट क्लियर। और मैं आपको जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें भी बताऊंगा आपको कि हम हमेशा एक ही पॉइंट ही लेंगे जहाँ पे सारी सारी की सारी फोर्सेस को दिखाएंगे। तो इसलिए ये कंपैरेटिवली इससे काम आसान हो जाता है, ठीक है। लेटर ऑन जब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो वहाँ पे फिर बॉडी के डायमेंशंस भी आएंगे, फिर आपको पूछा जाएगा कि यार ये बॉडी गिरेगी, चलेगी, क्या होगा, फिर सब आएगा। लेकिन टाइम डाल के पढ़ाने वालों ने, चैप्टर बनाने वालों ने बड़े तरीके से चैप्टर का सीक्वेंस बनाया है। पहले तुम ये सीख जाओ, फिर तुम इसके ऊपर की बात करो, फिर तुम उसके ऊपर की बात करो, तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये लोग सिखा रहे हैं, अरे बिल्कुल सीक्वेंस में चलना है। काइनामेटिक्स में बात ही नहीं की फोर्स की, सिर्फ बात की भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है, बताओ कितनी एक्सेलरेशन हुई, कितनी ये हुआ। अब एक और चीज़ आ गई जिसके बारे में जो हम बात करेंगे, डैट इज़ फोर्स, ठीक है। तो अभी ये सब मैंने आपसे बात की। अब जो हम पढ़ेंगे टॉपिक, उसका नाम है टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कि कितने टाइप्स ऑफ फोर्सेस हम जनरली फिजिक्स के अंदर देखने को हमें मिलती हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देखो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में सबसे पहली बात आती है कि कुछ फोर्सेस जो तरह हैं वो हैं फील्ड फोर्सेस और कुछ हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कुछ फोर्सेस बिना कॉन्टैक्ट के हो ही नहीं सकती, ठीक है, बिना कांटेक्ट के वो फोर्स लग नहीं सकती। जैसे आप डे टू डे लाइफ में देखते हो कि अगर आपको एक ब्लॉक को कहीं से कहीं मूव करना है तो आपको उसको हिलाना पड़ता है, आप दूर से नहीं कर सकते उसको कि भाई हिल जा, तो जादू नहीं चल रहा, तो आपको कांटेक्ट उसको करना पड़ेगा। मतलब आप किसी ब्लॉक को पुश करना चाहते हो आगे की तरफ, डोर खोलना चाहते हो, तो आपको कांटेक्ट से वो खुलेगा, आपके आपके हवा में ऐसे खींचने से वो नहीं खिलेगा। तो उन फोर्सेस के कुछ पर्टिकुलर नाम हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। और दूसरी टाइप की फोर्सेस कौन सी हैं? फील्ड फोर्सेस। फील्ड फोर्सेस क्या, दूर से ही फोर्स लग जाती है, कांटेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फील्ड फोर्सेस। कौन कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस के बीच की फोर्स होती है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। फिर आगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो आपका बिल्कुल पीछा छोड़ने नहीं वाली कहीं पे भी, ठीक है। तो पूरी 11th में आपको ये देखने को मिलेगा, ये 12th में मिलेगा, ये यहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा। केमिस्ट्री वगैरह में आप थोड़ा सा पढ़ोगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगा, 11th क्लास में नहीं, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगी आपकी 12th क्लास में। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक चैप्टर भी है 11th क्लास में। साइमल्टेनियसली हमने ग्रेविटेशन वैसे भी देखने को, अभी तक भी हमने जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा, प्रोजेक्टाइल पढ़ा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कंसिडर किया ही है, ठीक है। तो वो फोर्स दिखाई नहीं देती, कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पेन ऊपर रखो, नीचे की तरफ अपनी फिंगर्स को खोल दो तो नीचे गिरेगा, कैसे गिरेगा? क्या क्या कोई हाथ आया निकल के खींचने के लिए? नो,
तो दिस इज द कॉन्टैक्ट वॉज नॉट रिक्वायर्ड. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फील्ड फोर्सेस कहते हैं इनको. न्यूक्लियर फोर्सेस हमने 12th क्लास में डिस्कस करनी है, ठीक है. तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके ऊपर अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने बता दिया कि कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो बिना कॉन्टैक्ट के भी होती हैं. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस और फील्ड फोर्सेस वी कॉल देम. दीज आर द कॉन्टैक्ट फोर्सेस. नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, ठीक है, जिसका सेपरेट चैप्टर है, और टेंशन. इन दोनों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा हम थोड़े दिन खेलने वाले हैं कि टेंशन क्या है और आपकी नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ठीक है. तो हम अभी बात करते हैं इसके ऊपर. नॉर्मल रिएक्शन को समझने के लिए मैंने ये एक एग्जांपल बनाई है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि एक फोर्स लग रही है. अब यहाँ पे जहाँ पे भी कांटेक्ट होगा ना, जहाँ पे भी कांटेक्ट होगा वहाँ पे ये फोर्स आएगी. इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये इसकी प्रॉपर्टी है. इट ऑलवेज ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी, ये याद रखना है आपने. कंप्रेस द बॉडी. आपको बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग बताऊंगा अभी पहले आप देखते जाओ लगाते कैसे हैं. बड़े इंटरेस्टिंग है ये, इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, इसलिए पहले देखते जाओ कैसे कैसे लगाएंगे. और ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा. जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करते जाओगे आपको सब क्लैरिटी आती जाएगी, कैसे यूज़ किया जाता है सब आएगा. आहिस्ता आहिस्ता सीखना होता है चैप्टर्स को. दिस इज़ ओनली फर्स्ट लेक्चर, ठीक है. अब यहाँ पे कौन कौन सी कॉन्टैक्ट चीज़ें हैं देखिए. ये आपकी अर्थ है नीचे, इसके ऊपर दो ब्लॉक्स रखे हैं, दो ब्लॉक्स आपस में कॉन्टैक्ट में हैं. फाइन. अब फोर्सेस कहाँ कहाँ लगेंगी ध्यान से देखना. पहले मैं एक चीज़ देखता हूँ, पहले मैं एक ब्लॉक को कंसीडर करता हूँ और ए ब्लॉक और कॉन्टैक्ट किसका ले रहा हूँ, अर्थ का. तो अर्थ की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगी जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन. देखना ये लगाई उसने, ये अर्थ ने लगाई फोर्स इस पे, ठीक है. हम इसको नाम दे देते हैं एन ई. सिमिलरली अर्थ ने इस पे भी लगाई, इसको भी, इसको E1 लिख दो, इसको NE2 लिख दो. EA भी लिख सकते थे आप. फिर देखो, फिर A ने B पे लगाई, ठीक है. डरना नहीं, नीचे ऊपर से नहीं डरना. ये इधर क्यों लिखा सर, इधर क्यों नहीं लगाया आपने, इधर क्यों नहीं लगाया. मैंने आपको पहले ही बोला हम पॉइंट मास मानेंगे हर एक को, ठीक है. उसके डायमेंशंस को कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए घबराना नहीं इस चीज़ से. डायरेक्शंस को देखो बस, और कुछ नहीं. तो ये कौन सी फोर्स लिखी मैंने, दिस इज NA. सिमिलरली दिस इज NB. ठीक है. तो ये सारी फोर्सेस हमने लगा दी. अब अर्थ पे भी लगाई है, अर्थ पे भी लगाई. अर्थ की क्यों नहीं गिर रहे. अर्थ ने अगर इस पे लगाई तो जैसे A ने B पे लगाई तो B ने A पे लगाई. फिर उसी तरह से ये न्यूटन थर्ड लॉ में भी फिर से क्लियर करूंगा आपको मैं, ठीक है. फिर उसके बाद अर्थ ने जब A पे लगाई तो A ने भी अर्थ पे लगाई. यस, ये NA ये अर्थ पे लगाई, ठीक है. फिर ये NB. समझ आई बात. अगर आप पूरे नाम लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हो तो आप ऐसा लिख दो. ऐसे नाम थोड़े ऐसे रख दो, आपको नाम से हो सकता है डिफ़िकल्टी आ रही हो. जैसे इसका नाम मैं रखूँगा NEA या NAE. NAE का क्या मतलब हुआ, नॉर्मल रिएक्शन ऑन A ड्यू टू E. नॉर्मल रिएक्शन ऑन A ड्यू टू E, ऐसे रख लो, ठीक है. इंपॉर्टेंट इस समय ये नहीं है, वो जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैटर करेगा. ये सब चीज़ें अभी नहीं मैटर करेंगी, लेकिन अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ मैं सिर्फ कि नॉर्मल रिएक्शन कहाँ कहाँ लगेगी इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो मैंने क्या बोला, A पे अगर बात करूँ तो इस फोर्स का क्या नाम लिख दो आप, पहली वाली ये जो मैंने लिखी NAE, मतलब नॉर्मल रिएक्शन ऑन A ड्यू टू E, ठीक है. और इसी तरह से इस वाले नीचे जो A ने लगाई E पे उसका क्या नाम रखोगे, NEA, नॉर्मल रिएक्शन ऑन अर्थ ड्यू टू A. ऐसे ही नाम रखो, ऐसे नाम रखोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है. मैं अब आगे से ऐसे ही रखूँगा आपके लिए क्लैरिटी डालने के लिए, ठीक है. तो अब इसको ऐसे देख लो. अब ये ब्लॉक एक इंक्लाइंड प्लेन पे पड़ा है, इंक्लाइंड सरफेस है.
अब इंक्लाइंड सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर कहीं नहीं और, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आप ध्यान से देखना जरा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनाएंगे हम, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये लो, और एक ये लो। ये क्या लगाई आपने बताओ? ये कौन सी? अभी सिर्फ मैं नॉर्मल, बाकी फोर्सेस में कोई नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ नॉर्मल रिएक्शंस बता रहा हूं आपको। एन ए एस, एन एस ए, दिस इज परपेंडिक, किसके साथ परपेंडिकुलर है? देखो जाइए फोर्स, ये सरफेस के साथ, दोनों सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है ये, 90 डिग्री 90 डिग्री हमेशा। दिस इज इंपॉर्टेंट, और भी करेंगे एग्जांपल्स, आपको क्लैरिटी और आने दूंगा मैं, अब घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो दिस इज द थिंग। अब देखो, अब नेक्स्ट फोर्स आ गई आपकी टेंशन। फ्रिक्शन तो एक अलग चैप्टर है, उसको फ्रिक्शन में डिस्कस करेंगे। अभी हम फ्रिक्शन को, जितने अभी कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर हम फ्रिक्शन लेस सरफेस कंसिडर करने वाले हैं। फ्रिक्शन को हम सेपरेट पढ़ते हैं, फ्रिक्शन इज ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट थिंग, और वो उसको बड़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी हम पढ़ रहे हैं टेंशन। टेंशन देखना, टेंशन में क्या रहता है कि अगर ये दो ब्लॉक्स हैं ना, आप ध्यान देना ज़रा प्लीज़, अब ये कांटेक्ट में नहीं है, अब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये आगे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर ये जुड़े होते तो फिर ये आगे आते, यस आते, जैसे हमने पिछले वाले में केस में किया। यहाँ फोर्स लगा लो, चलो ऐसे करो। अब जैसे मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या ये दोनों मूव करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बीच में कुछ है ही नहीं इनको जोड़ने वाला। तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए क्या, अब टेंशन के केस में इसके बीच में स्ट्रिंग है, यहाँ स्ट्रिंग है, और हम उसको खींच रहे हैं एक फोर्स के साथ यहाँ से। क्या ये दोनों ब्लॉक चलेंगे साथ में? बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। अब ये दोनों ब्लॉक्स जब चलेंगे, आपने समझना है इस बात को, जब ये दोनों ब्लॉक्स चलेंगे तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, तो ये जो स्ट्रिंग है ना इसके बीच में, इसके अंदर एक टेंशन डेवलप होती है। पहली बात, इस स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी समझना, ये जो स्ट्रिंग हम इसके बीच में यूज़ करते हैं, जिसकी टेंशन के बारे में हम बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी ये है, ध्यान देना, इसकी प्रॉपर्टी है इनएक्सटेंसिबल, मतलब खिंचता नहीं है ये, इलास्टिक जैसा खिंचता नहीं है, बिल्कुल नहीं खिंचेगा, मतलब इसकी लेंथ चेंज नहीं होती, जब तुम फोर्स लगाते हो इसकी लेंथ चेंज नहीं होती। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है, इट इज़ मासलेस, इसकी कोई मास हम कंसिडर नहीं करते। मासलेस इसलिए बोलते हैं, जैसे कि अगर 10 kg का होगा, ये भी अगर 20 kg का होगा, तो ये जो ये स्ट्रिंग है बीच में वो होगा 10 ग्राम का, तो उसको क्या कंसिडर करके करना है, इसलिए उसको हम कंसिडर नहीं करते, इसलिए उसको मासलेस मानते हैं और इनएक्सटेंसिबल मानते हैं अपनी कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है? पहली बात ये भी। फिर और बात क्या है इसके अंदर, कि ये टेंशन जो इसके अंदर डेवलप हुई, मतलब हम कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करें दुनिया को कि यार ये हमने तो फोर्स ए पे लगाई, वो बी को कैसे खींच गई, तो ये ऐसे आपने टेंशन दिखानी है बीच में। इट इज़ ऑलवेज अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है? और वो हमेशा ऐसे बतानी है कि वो लेंथ को रिड्यूस, क्योंकि ये वाली फोर्स क्या कर रही है, ये वाली फोर्स इस स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप होगी वो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी लेंथ चेंज नहीं होती, इसलिए वो अंदर से एक फोर्स उसकी डेवलप होती है जिसको टेंशन कहते हैं। क्या होती है टेंशन, कैसे होती है टेंशन, इसके ऊपर ज़्यादा बात करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, जितना ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी डायरेक्शंस कैसे लेते हैं। तो डायरेक्शंस कैसे लेनी है कि इट ट्राइज टू रिड्यूस इट्स लेंथ, देखो ये इस चीज़ को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है, ठीक है? और वैसे भी जिस पॉइंट पे ये लग रही है उस पॉइंट से ये बाहर की तरफ एरो निकलता है, जैसे यहाँ है ना, जहाँ जुड़ा हुआ है ये स्ट्रिंग, उधर से बाहर की तरफ एरो निकलेगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। दिस इज टेंशन, टेंशन सेम है, ठीक है? एक कई बार हम एक ही दिखाएंगे क्योंकि हमें मालूम है ये और ये बराबर। तो दिस इज टेंशन, क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आती है कैसे ये टेंशन कैलकुलेट की जाती है, ये सब। एक एग्जांपल और बनाता हूँ यहाँ आपके लिए, जैसे ये एक ब्लॉक है कुछ केजी का, वो नीचे की तरफ ऐसे लटकाया हुआ है, तो अब इस पे टेंशन की फोर्स दिखाओ, देखो हमने दिखा दी, ये टेंशन ऐसे दिखा दी, ठीक है? बाकी क्वेश्चंस हमने इतने करने हैं, उसके अंदर आपको खुद ही दिख जाएगा टेंशन्स कैसे आएंगी और ये सब कैसे आएगा। थैंक यू वेरी मच।